नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। पिछली वीडियो में हमने जाना था प्रशिक्षुता, चिंतन एवं निर्देशित भागीदारी के बारे में। आज की वीडियो का टॉपिक है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का कक्षा में योगदान। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी बाल्यावस्था एवं विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की एक प्लेलिस्ट चल रही है, जिसका आज 19वां लेक्चर है। यदि आपने पिछले 18 लेक्चर्स की वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षण में बालक के समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यह बताता है कि किस प्रकार कोई गतिविधि या शिक्षण तभी कराया जा सकता है जब वह समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंतर्गत हो। समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में हमने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। संक्षिप्त में बताया जाए तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र तब कहलाता है जब किसी विशेष कार्य को करने में बच्चे को अपने से अधिक कुशल व्यक्ति या प्रौढ़ की आवश्यकता होती है। कोई भी संप्रत्यय जो ज़्यादा सरल या कठिन होता है वह किसी भी प्रकार से अधिगम में अभिवृद्धि नहीं करता है। कक्षा के लिए पाठ का नियोजन किसी एक विद्यार्थी के लिए हो अथवा विद्यार्थी के समूह के लिए, शिक्षक को उनके समीपस्थ विकास के क्षेत्र में करना चाहिए। उदाहरण के लिए दिशा निर्देशित क्रियाकलाप में संकेतों व प्रेरकों का समावेश करना, जो कि पूर्व मूल्यांकन के समय विद्यार्थियों की सहायता करेगा। समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बाहर के जो कार्य होते हैं बच्चा उनको करने में असमर्थ होता है। स्कैफोल्डिंग का उपयोग। वाइगोत्स्की के मतानुसार शिक्षक को शिक्षण की शुरुआत में स्कैफोल्डिंग का प्रयोग करना चाहिए और धीरे धीरे अधिगम के बढ़ने के साथ ही शिक्षण के प्रति विद्यार्थियों की जवाबदेही बढ़ानी चाहिए। स्कैफोल्डिंग के बारे में भी हमने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। संक्षिप्त में स्कैफोल्डिंग को जाना जाए तो वो कार्य जब किसी प्रौढ़ के द्वारा या शिक्षक के द्वारा शुरू में बच्चे को कर कर सिखाया जाता है, यानी कि स्वयं शिक्षक उस कार्य को करता है जिसके द्वारा बच्चा सीख जाता है और धीरे धीरे बच्चा स्वयं उस कार्य को करने लग जाता है क्योंकि वह सीखने लग जाता है। और बाद में स्कैफोल्डिंग की जो सहायता होती है इसको बिल्कुल ही कम कर दिया जाता है। जैसे हमने अपनी वीडियो में जूते के फीते का उदाहरण लिया था। शुरुआत में अभिभावक जूते का फीता बांधना सिखाने के लिए बच्चे को खुद बांधकर सिखाता है कि किस प्रकार जूते का फीता बांधा जाता है, और धीरे धीरे बच्चा उसको देखकर सीखता है। और धीरे धीरे जब वो सीख जाता है तो उसके बाद उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है और बच्चा खुद जूते का फीता बांधने लग जाता है, यानी कि अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर बच्चे की आ जाती है जूते का फीता बांधने में। यह केवल एक उदाहरण था, ऐसा अन्य कार्यों में भी हो सकता है। छोटे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास औपचारिक शिक्षा से ज़्यादा शिक्षण में बड़े और छोटों की अनौपचारिक सहभागिता से होता है। बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र में अधिकाधिक सामाजिक रूप से प्रबल एवं अर्थपूर्ण क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाना चाहिए ताकि आगे की विद्यालयी शिक्षा के लिए उनमें जरूरी आत्मानुशासन का बीज बोया जा सके। अनुशासन यानी कि किसी नियमों के अंतर्गत चलना, और आत्मानुशासन यानी कि खुद के कुछ नियम होंगे जिनके अनुसार चलना। दक्ष सहयोगियों का शिक्षक की तरह उपयोग। विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे समूह में कार्य करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं तथा ज़रूरत पड़ने पर शिक्षण भी करते हैं। अधिक जानने वाले सहपाठी के माध्यम से सहपाठी ट्यूटोरिंग कराने में विद्यार्थी को ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि दोनों ही विद्यार्थियों का समीपस्थ विकास का क्षेत्र लगभग समान होता है, विशेषतः जब वह किसी कठिन कार्य को करते हुए समझ विकसित करते हैं। आसानी से इसका एक हमारे जीवन के उदाहरण में ही देखा जाए तो जब बच्चे किसी कार्य को सीख रहे होते हैं या किसी टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, या वो टॉपिक किसी अन्य बच्चे को अच्छे तरीके से आता है, तो बच्चे आपस में उस टॉपिक को सीखते हैं, जिससे उन पे अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझा पाते हैं क्योंकि उन दोनों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो होता है वह समान होता है, क्योंकि दोनों अभी उसी क्षेत्र के अंतर्गत के कार्य कर रहे होते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत सहयोगी अधिगम के प्रयोग का समर्थन करता है, जिसमें बच्चे एक साथ कार्य को करते हैं और अधिगम में एक दूसरे की सहायता करते हैं। चूँकि सहपाठी एक दूसरे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र में कार्य करते हैं और इस प्रकार से वो एक दूसरे के समक्ष मॉडल पेश करते हैं, क्योंकि इनके सोचने के स्तर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इस प्रकार छात्र उत्तरदायित्व के निर्वहन में भाग लेते हैं तथा एक दूसरे को पर्याप्त एवं पूर्ण व्याख्या उपलब्ध कराकर अपने मिथ्याबोध को दूर करते हैं। मिथ्याबोध यानी कि समझा जाए तो गलतफहमी से यहाँ पर मतलब है, या मिसकंसेप्शन यानी कि उनके कुछ कंसेप्ट जो गलत हो सकते हैं। इसके अलावा सहयोगी अधिगम में वे एक दूसरे के अंतःभाषा को जान पाते हैं, जिससे वे एक दूसरे के सूझबूझ की प्रक्रिया पर अंतर्दृष्टि पा जाते हैं। फलस्वरूप बच्चों को एक दूसरे की सोच को सुनने से लाभ प्राप्ति होती है, विशेषकर जब समूह के सदस्य किसी समस्या के तहत एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं
इस प्रकार विभिन्न स्तर पर विद्यार्थियों का समूह बनाकर सहयोगी अधिगम के माध्यम से शिक्षक सभी विद्यार्थियों की एक दूसरे की सहायता से अधिगम में सहयोग करते हैं। जैसे कि ग्रुप में कुछ बच्चों को रख लिया जाता है विभिन्न ग्रुपों में बांटकर या विभिन्न समूहों में बांटकर, और उनको कुछ टॉपिक दे दिया जाता है कि इस बारे में चर्चा करनी है, तो वो सभी बच्चे, उस समूह के बच्चे उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और एक दूसरे को अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, और विचारों से सहमत होते हैं तो उनसे लाभ प्राप्त होता है, या अगर असहमत भी होते हैं तो वो उन विचारों पर कार्य करते हैं जिनसे उनको लाभ प्राप्त होता है अधिगम यानी कि लर्निंग में। पारस्परिक शिक्षण। इस शिक्षण विधि का उद्देश्य पाठन बोध की क्षमता को उन्नत बनाना है। यह विधि वाइगोत्स्की के सिद्धांत से प्रेरित एक ऐसी शैक्षिक नवीनता है जिसमें एक शिक्षक तथा 2 से 4 छात्र आपस में मिलकर एक सहयोगी अधिगम समूह बनाते हैं और किसी पाठ्य परिच्छेद यानी कि समझा जाए तो पैराग्राफ, किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ से या लेखांश के बारे में वार्तालाप करते हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा 4 तरह की संज्ञानात्मक युक्तियों जैसे प्रश्न करना, सारांश बताना, स्पष्टीकरण करना तथा पूर्वानुमान लगाने पर बल दिया जाता है। इसमें शिक्षक पाठ्य परिच्छेद की अंतर्वस्तु के बारे में प्रश्न करते हैं, अन्य छात्र उसका उत्तर देते हैं और यदि छात्र उससे सहमत नहीं होते हैं तो अतिरिक्त प्रश्न करते हैं। इसके बाद शिक्षक परिच्छेद का सारांश बताते हैं तथा उस सार भाग की विवेचना करते हैं तथा किसी अपरिचित विचार का स्पष्टीकरण देते हैं। अंत में शिक्षक छात्रों के परिच्छेद में छिपे संकेतों के आधार पर संभावित अंतर्वस्तु के बारे में पूर्वानुमान करते हैं। यानी कि जैसे किसी पाठ को पढ़ा दिया है, उसके बारे में उस पर प्रश्न करना, उसका सारांश बताना, स्पष्टीकरण करना या पूर्वानुमान लगाने, क्योंकि जिस पे जब प्रश्न किए जाएंगे तो उससे पूछा जाएगा कि ऐसा इसमें क्या मैसेज दिया जा रहा है। जैसे हमें एक अनसीन पैसेज हमें दिया जाता था, एक पैसेज दिया जाता है हिंदी में या इंग्लिश में, और उसमें हमें अनुमान लगाना होता है कि इसमें क्या इसका मैसेज दिया जा रहा है इसके द्वारा। तो इस प्रकार का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।